तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एसएसटी के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। सबसे पहली बात, सेक्टर्स क्या होता है? सेक्टर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु एंगेज इन डाइवर्स एक्टिविटी इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज इज कॉल्ड सेक्टर्स। यानी कि सेक्टर्स आपके लोगों का वो समूह होता है जो कि अलग अलग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड है, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया। आप इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो, ये भी एक सर्विस का पार्ट है जिसका आप यूज़ करो, जो कि सेक्टर्स के अंदर आता है। तो आपके आसपास जो भी काम हो रहा है, जिस भी काम के द्वारा सामान को इधर से उधर बनाया जा रहा है, सब चीज़ें आपके सेक्टर्स के अंदर जो है वो इंक्लूड है। अब इसके बाद इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट, थर्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एंड फोर्थ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका डिफरेंट सेक्टर ऑफ द तो इसके अंदर सबसे पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। द प्राइमरी सेक्टर इज व्हेन वी मेक अ प्रोडक्ट बाय एक्सट्रैक्टिंग एंड कलेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, फिशिंग एंड माइनिंग आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल। यानी कि प्राइमरी सेक्टर आपके वो सेक्टर होते हैं जो कि नेचुरल बेसिस पे आपके उगाए जाते हैं, यानी कि जो कि स्टार्टिंग करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने से पहले। अगर हम बात करें आपके मिनरल्स की, वो भी आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, ये सब हो गया। अगर हम बात करें आपके फार्मिंग की, जैसे कॉटन हम उगा लेते हैं जिसके बाद कपड़े बनता है, लेकिन पहले कॉटन उगाया जाता है जो कि एक नेचुरल रिसोर्सेज है। तो यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पर आपका मेनली जो प्रोडक्ट है उसका सामान वहाँ पे मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, और जो भी आपका प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, घर बनाने के लिए, सब चीज़ें आपके प्राइमरी सेक्टर से जो है वो निकलती हैं। सेकंड है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आपका वो सेक्टर होता है जहाँ पर आपका, जैसे मान लो रॉ मटेरियल निकला, यहाँ से गन्ना निकल गया आपका। अब उस गन्ने का आप लोग क्या बना दोगे? गुड़। यहाँ पे लिखा हुआ है ना गुड़। अब उस गन्ने का जब आपने गुड़ बनाया, किसके द्वारा? सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा। क्योंकि जब आप लोग किसी रॉ मटेरियल को, वो तो गन्ना था, गन्ना थोड़ा ना गुड़ है। अब मैं कहूँ कि मेरे को गुड़ चढ़ाना है, मुझे दुकान वाला गन्ना दे दे, मैं तो कहूँगा भाई गुड़ चाहिए मुझे, तो गुड़ के लिए सेकेंडरी सेक्टर में आना ही पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि प्राइमरी सेक्टर से मैं गुड़ उगा सकता हूँ, मैं ज़मीन से सीधा गुड़ उगाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आपको जब वो आना पड़ेगा। शुगर बनाने के लिए भी आपको आना पड़ेगा अगर गन्ने से आपको बनाना है। टेरिटरी सेक्टर आपका कौन सेक्टर होता है? बेसिकली टेरिटरी बोलता हूँ मैं इसको, तो अभी इसको काम चला लेना, कोई गाली वाली मत लिखना। ये सेक्टर आपका वो सेक्टर होता है जो कि मान लो गन्ना था, गन्ने की शुगर बनाई। अब उस शुगर को भाई मान लो हमने 1000 किलो शुगर बनाई, मैं 1000 किलो शुगर नहीं खा सकता, सबको पता नहीं खा सकता। अगर मैं 10,000 किलो यहाँ पे शुगर बना रहा हूँ, 1 लाख किलो शुगर बना रहा हूँ, मैं इसको नहीं खा सकता। तो इसके लिए मुझे टेरिटरी सेक्टर को यूज़ करना पड़ेगा, जिसके द्वारा मैं अपनी सर्विस को लोगों तक पहुँचाऊँगा। ये आपके सर्विस को पहुँचाने का काम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर, डॉक्टर, बट बेसिकली आप मान सकते हो जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, ये सारी की सारी सर्विस आपके टेरिटरी सेक्टर के अंदर जो है वो आती हैं। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन द 3 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ऑल 3 सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी आर इंटरडिपेंडेंट। यहाँ पे क्या है कि कोई डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा, हर एक का यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हर एक की, मतलब डे टू डे लाइफ के अंदर बात करें, चाहे हर चीज़ें आपकी जो है वो इंटरकनेक्टेड है। बट हम ये कह सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर है वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर देता है, सेकेंडरी सेक्टर हम कह सकते हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कर देता है, और टेरिटरी सेक्टर जो है वो आपका लोगों तक पहुंचा सकता है। यही आपका जो है वो मेन डिफरेंस इसके अंदर आएगा, वरना इसके अंदर आपका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द सम ऑफ द आउटपुट दैट इज वंस डन थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज इज नोन एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि मैं आपको सिंपल एक भाषा में समझा दूँ, गन्ना होगा, गन्ना था 10 रुपये का, उसकी चीनी बनाते टाइम बंदे ने जो बनाई उसने लगा दिया भाई इसको 20 रुपये में कर दिया, 20 रुपये पर किलो बना दिया। अब इसके बाद जो लोगों तक ये पहुंची टेरिटरी सेक्टर के द्वारा, उन्होंने यहाँ पे कहा कि इसको 40 रुपये किलो के हिसाब से बेचो। अब यहाँ पे बताओ 10 रुपये का गन्ना था, 20 रुपये का था, ये 40 रुपये का, क्या इन तीनों को ऐड किया जाएगा जीडीपी में? नहीं, जो आपका 40 रुपये है लास्ट वाला उसी को ऐड किया जाएगा। क्यों ऐड किया जाएगा 40 रुपये को? क्योंकि आपका उसके अंदर जो पहला गन्ने वाला प्राइस था 10 रुपये वो भी ऐड हो गया है, और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था 20 रुपये वो भी ऐड हो गया है। तो 40 रुपये के अंदर जब दोनों चीज़ें इंक्लूड है तो हम 40 रुपये को ही जोड़ेंगे जीडीपी की फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ आपको जो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, आप सेक्टर्स के अंदर हिस्टोरिकल कैसे कैसे चेंजेस है उसको जानो। द प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री। मतलब हमारी जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही थी, यानी कि आज से हम 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले जाए, तो प्राइमरी एक्टिविटी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था,
जहाँ पर आपका सारे काम जो है वो रॉ मटेरियल के बेस पे करे जाते थे। द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू जनरेट सिग्निफिकेंटली मोर फूड देन बिफोर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आज के टाइम पे आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ज़्यादा फूड को जो है वो जनरेट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट आपकी जो है वो आ चुकी है, जिसके द्वारा, किसके द्वारा आई है? सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा। क्योंकि हमने माइन करके कुछ ऐसे लोहों को कुछ ऐसी ऐसी जगह पे लगाया, पुर्जों को, कि उससे एक मशीन तैयार हो जिसके द्वारा हम जो है वो उसको जल्दी हम जो है वो हर काम को कर पा रहे हैं, जो कि हम बहुत लेट किया करते थे। पीपल बिगेन वर्किंग इन फैक्ट्रीज, सम पर्सन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। लोग काम करने लगे आपके फैक्ट्रीज के अंदर, और कुछ लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर जो है वो आ गए। पहले प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी के बाद आपका एग्रीकल्चर कैसे बढ़ा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आने की वजह से लोगों को काम मिलना स्टार्ट हुआ, लोग ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री तक गए। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन तक आ गई। पहले क्या था? बैलगाड़ी था, अब क्या है? अब गाड़ी वाड़ी आने लगी। ठीक है। द सेकेंडरी सेक्टर gradually become the most important in the term of economy and employment। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट रखता है इकोनॉमी के लिए भी, माल जनरेट करने के लिए देश के, और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, लोगों को नौकरी जनरेट करने के लिए भी। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री रिलेटिंग टू फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल आर प्रेजेंट। इसके अंदर आपकी बताया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, जैसे मैंने बताया ना, गन्ने को जब हम शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, वो वाली इंडस्ट्री। A great variety of industry relating to food processing, आपको बता दिया मैंने। This resulted in the establishment of services such as banking, healthcare and education। इसका रिजल्ट क्या हुआ? सेकेंडरी सेक्टर आया तो ऑटोमेटिक था कि हमारा टेरिटरी सेक्टर आएगा ही, क्योंकि अगर सेकेंडरी सेक्टर ना आया होता तो नहीं आता हमारा तो तीसरा वाला सेक्टर है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ये सब चीज़ें जब वो बननी स्टार्ट हुई तो यहाँ पर हमारा जो अगला सेक्टर है सर्विसिंग वाला, जो हमारा थर्ड सेक्टर है, वो इंक्लूड है। जैसे कि बैंकिंग, पैसा अगर मान लो अरबों में आ रहा है पैसा, अब वो अरबों पैसा कोई बंदा जेब में तो रखेगा नहीं, उसके लिए बैंकिंग की सुविधा आई कि हम नंबर्स के फॉर्म में आपका लिखा रखेंगे जो भी आपका पैसा है, और एक्चुअल में कैश होता भी नहीं उतना, लेकिन नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि एक वो हो जाता तसल्ली। हेल्थ केयर बढ़ी, क्योंकि एजुकेशन आपकी जो है वो बढ़ी सेक्टर्स के द्वारा, क्योंकि टीचर्स आए, टीचर्स आपको डायरेक्ट आकर के सर्विस देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि टीचर्स आते हैं, एक बक्सा है उसके अंदर बक्से में बोल के फिर आपका जो है वो थर्ड आपके तक आता है। ऐसा नहीं, टीचर आपको डायरेक्ट मुंह से बोलता है, आपके कानों में जाती है। यही आपका एक सेक्टर है, जैसे कि मैं आपका इस समय पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन द सर्विस इंडस्ट्री हैज़ ओवरटेकन मैन्युफैक्चरिंग एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्टर एट इज बिगन टू एम्प्लॉय मोर पीपल। यानी कि अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री यानी कि थर्ड जो सेक्टर था आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसने ओवरटेक कर लिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ओवरटेक कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि देखो ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ आपका एक चीज़ में यूज़ नहीं होता। आपका जो टीचर्स है अब वो सिर्फ आपके क्लासरूम तक नहीं है, आपकी यूट्यूब पे भी आ चुके हैं और बहुत जगह पे आ चुके हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम जगह हो रही है। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि इस किताब को जिसने लिखा होगा, अब उस बंदे ने लिखा, जब वो लिख रहा था वो बंदा, वो तो एक ही बार लिख दिया, लेकिन अब इसको कितने लोग पहुंचा रहे हैं आप तक, कितने लोग पहुंचा रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, ये आपका जो है वो थर्ड सेक्टर के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो रही है थर्ड सेक्टर से आपके। वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? किस सेक्टर के अंदर आपके सबसे ज़्यादा पीपल जो है वो एम्प्लॉयड होते हैं? जैसे मैंने बताया टेरिटरी सेक्टर आपका सबसे ज़्यादा लोग जो है वो जनरेट करता है प्राइमरी सेक्टर की कंडीशन में। प्राइमरी सेक्टर एज इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013 और 14 द टेरिटरी सेक्टर इन इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजली इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। आपका टेरिटरी सेक्टर कैसे इंक्रीज हुआ उसके बारे में बताया गया। हॉस्पिटल्स आपके बड़े, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बड़े, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेजेस, ये सारी की सारी आपके सेक्टर्स के अंदर आती है, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा हो गई। जिस टाइम पे ये किताब लिखी गई थी, ये वाली भी, उस टाइम पे भी इतना नहीं था, बट अब और आ चुका है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी और इंक्रीज हो गई है। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एक्सपेंशन लीड टू द एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स एंड शॉर्टेज। और जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी बढ़ रही है, उस हिसाब से आपकी सर्विस जो है वो और बढ़ी जा रही है। सर्विस ज़्यादा बढ़ रही है, ये तो बेशक आपके कम बढ़ रहे हैं, लेकिन सर्विस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। कुछ लोग यहाँ पे देखो इनकम राइज हो रही है। अब मान लो कि कोई बंदा अगर 10 रुपये कमाता था, वो कहेगा नहीं 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 मैं गोवा नहीं जाऊँगा। अब कोई बंदा 1 करोड़ रुपए 1 सेकंड के कमा रहा है, वो तो कहेगा भाई गोवा क्या, मैं तो हर जगह जाऊँगा घूमने, मंदिर जाऊँगा, वृंदावन जाऊँगा, अयोध्या जाऊँगा, जहाँ मर्जी जाऊँगा, जहाँ उसका मन करता है, जहाँ उसका दिल लगे। तो वही चीज़ है ना कि इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टूरिज्म का ज़रूरत पड़ता है।
है ना। हम जाते हैं कि होटल बुक करते हैं, हम जाते हैं तो किसी ना किसी खाने वाले की दुकान पे रुकते हैं, शॉपिंग करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पे गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, उसका पेट्रोल भरा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है वो सेक्टर्स के अंदर आ जाती है। ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड सेवरल न्यू इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस आपकी इंक्लूड है। जैसे कि अभी के टाइम पे बात करें, IT इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, आपका AI आ रही है, आपके जो भी इस समय आपको मैं किस चीज़ पे पढ़ा रहा हूँ, इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ मैं यूट्यूब के द्वारा। अगर मैं बात करता आज से 20 साल पहले की, तो आप कहते नहीं भाई यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते, हमें एक टीचर के पास जब वो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा के अंदर समझा दूं। जैसे कि आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, इस चीज़ का याद रखना, प्राइमरी सेक्टर में इस टाइम पे इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है कि अगर वहाँ से बंदे कम भी हो जाए, मान लो कि 100 बंदे काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 80 जने भी हों और 20 लोग निकल जाए, तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेक्टर को, क्योंकि उसके अंदर ओवर एम्प्लॉयमेंट है। लोग कुछ नहीं करना जानते तो सीधा जा करके खेती करते हैं। ये ऐसा बताया गया इसके अंदर, मैं आपको डरा नहीं ना, मैं आपको गाली दे रहा हूँ। जो लोग करते हैं बहुत मेहनत से करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको। इसी को हम लोग कहते हैं आपका डिस्गाइज्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। पीपल कैन फाइंड वर्क बाय लोकेटिंग इंडस्ट्री। लोगों को खुद जो इंडस्ट्री आसपास है उसके जा करके सर्विसेज में, कि वो ऐसे जो जैसे मान लो गांव एरिया है, वहाँ पर ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिसके द्वारा जो है वो इनकम कमा सके। तो खुद भी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना पड़ेगा, और सरकार भी इसके ऊपर जोर देती है, जैसे कि वो आइडेंटिफाई करती है, एडवर्टाइज करती है, और लोकेट करके लोगों को काम देना जो है वो शुरू करती है। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ द पोटेंशियल टू बूस्ट इट रेसिडेंट इनकम एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। हर एक स्टेट के पास अपना एक सोर्स है कि वो अपने ही देश के अंदर, अपने ही मान लो राज्य के अंदर इनकम और जॉब अपॉर्चुनिटी को जो है वो इंक्रीज कर सकता है। टूरिज्म बढ़े, रीजनल क्राफ्ट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, इमर्जिंग सर्विस आपकी IT जैसी जो सर्विसेज है वो बढ़े। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब मेनली आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। अबे कहाँ चला गया मेरे भाई, ये रहा। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिसर्च अंडरटेकन बाय द प्लानिंग कमीशन, अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख एम्प्लॉयमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। यानी कि 20 लाख से ज़्यादा जो नौकरियाँ हैं नीति आयोग की डाटा के द्वारा आपके जो है वो एजुकेशन सेक्टर में जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्रोड्यूस हो रही है। इन 2005 आज के टाइम पे भी यहाँ पे जो कहते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप भी जाओ यूपी के जगह में, लोग कहेंगे कि यार इस पूरे के पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ एक टीचर है, एक टीचर क्यों है, वहाँ पे कम से कम आपके 10 या फिर 20 से 30 टीचर होने चाहिए, बट है ऐसा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट खुद नहीं जनरेट करती सरकार फालतू जगह पैसा खर्चा करती है, बट इस चीज़ों में नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद इन 2005 द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा इसको कह सकते हो आप लोग, वाज इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। यानी कि आपके 2005 के अंदर मनरेगा नाम की एक स्कीम निकाली गई, जिसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई 625 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑल ओवर कंट्री में। अब ये मनरेगा आपका क्या है, इट इज़ प्राइमरी यूज बाय द पर्सन हु लिव इन रूरल एरिया। जो बंदे गांव एरिया के अंदर रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो काम करना जानते हैं और कर सकते हैं। एवरी ईयर मनरेगा उनको एटलीस्ट 100 दिन का काम देती है, हर साल में 100 दिन का काम देगी, इससे ज़्यादा बेशक ना दे पाए, लेकिन 100 दिन का मिनिमम काम देगी। वो क्या काम देती है यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे अनस्किल्ड लेबर है तो उसके लिए भी काम निकालेगी, कोई स्किल लेबर है उसके लिए भी काम निकालेगी, और हर चीज़ को जो है वो यहाँ पे देखा जाता है। द मनरेगा स्कीम इज ओपन टू एनी इंडियन सिटीजन ओवर द एज ऑफ 18, यानी कि 18 से ऊपर का है कोई भी बंदा इस मनरेगा स्कीम के अंदर जो है वो काम कर सकता है। गाँव एरिया के अंदर बेसिकली ज़्यादा लागू है, ठीक है। अनदर गोल ऑफ द मनरेगा एक्ट इज गिफ्ट रूरल कम्युनिटीज लॉन्ग टर्म एसेट्स सच एज रोड, वेल एंड पाउंड। यानी कि इसके अंदर सरकार बेसिकली क्या काम कराती है, जो आपका गांव है आप उसी को संभालने के लिए काम करो। जैसे कि आप अपने गांव के अंदर, अपने गांव के पास जो नेशनल हाईवेज आ रही होती है उसकी रोड बिल्ड करवाओ। आप देखोगे ना गाँव से हाईवे जाता है, तो वो गाँव से हाईवे कैसे जा रहा है, वो रोड कैसे जा रही है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसको जो है वो बनाया है। वेल्स को मेक करो, पॉन्ड को बनाओ, कुआं बनाओ, और आपस में ही उस चीज़ के हम आपको पैसे भी देंगे, और आपके यहाँ की जो सर्विस है वो भी इंक्रीज होगी। इफ द गवर्नमेंट फेल टू प्रोड्यूस जॉब द पीपल विल फोर्स टू रिलाई ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। यानी कि अगर यहाँ पे सरकार जॉब नहीं दे पाती है, उस कंडीशन में वो उनको पेंशन भी देती है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन होती है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड विदाउट द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और एजेंट इन ग्राम पंचायत। ये बिना किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा होता है, ग्राम पंचायत के द्वारा आप जो है इसके अंदर डायरेक्ट जॉइंट हो सकते हैं। दिस लॉ एड्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द विलेज एनवायरनमेंट। ये लॉ आपका क्यों निकाला गया, बेसिकली विलेज के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों से वही काम कराया जा रहा है जो कि वो करना जानते हैं। द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन,
वुमेन से भी काम कराया जाता है कि वहाँ की वुमेन के बारे में पता चले कि यार औरतें कम नहीं है किसी से। द प्रमोशन ऑफ सोशल इक्वालिटी को बनाया जाए कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। द रिडक्शन ऑफ माइग्रेशन टू अर्बन रीजन, जो यहाँ पे गांव छोड़ छोड़ के भागते हैं कि हम जा रहे हैं दिल्ली कमाने भैया, तो वो चीज़ जो है वो ना हो। एंड द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विस अमॉन्ग अदर थिंग, तो ये सब चीज़ें जो है वो जो फ़ायदा होता है उस चीज़ के लिए यहाँ पे मनरेगा स्कीम को जो है वो निकाला गया। डिफरेंट सेक्टर इन टर्म ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आपके अलग अलग टाइप के सेक्टर्स हैं ऑपरेशन की टर्म में। सबसे पहला सेक्टर आपका ऑर्गेनाइज, दो टाइप के सेक्टर्स होते हैं बेसिकली। ऑर्गेनाइज सेक्टर आपका वो सेक्टर होता है जहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट एकदम फिक्स है, सिक्योर है, आपको लिमिटेड मतलब जो है काम दिया जाता है, और जैसे कि मान लो एक फिक्स टाइम होगा, 8 घंटे की नौकरी तो 8 घंटे की रहेगी, और इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन सब चीज़ें जो वो एक्चुअल में मांगी जाती है। दिस इंडस्ट्री एडर टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रेगुलेशन, ये इंडस्ट्री आपके पूरी की पूरी गवर्नमेंट के रेगुलेशन और रूल्स पे चलती है। एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव जॉब सिक्योरिटी, इसके अंदर आपकी जॉब की पक्की सिक्योरिटी होती है। इसके बाद सेकेंड है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अंदर आपके मैं बता दूँ बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट कम इन्फ्लुएंस करती है, कम इसके अंदर हस्तक्षेप करती है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसके अंदर जो बंदे काम करते हैं उनकी एक टाइप की जॉब नहीं होती, एक तरीके से मान सकते हो जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 8 घंटे हैं तो इसके अंदर आपके 16 घंटे की हो सकती है, क्योंकि ओवर टाइम इसके अंदर कराया जाता है, और सेम लेवल की जॉब नहीं होती, बहुत हार्ड काम भी आपसे कराया जा सकता है बहुत ही कम अमाउंट पे, जो कि आप कहोगे कि ये तो गलत मुझे दे रहे हैं। इसके बाद हाउ टू प्रोडक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्कर को कैसे प्रोडक्ट किया जाए इसके बारे में बताया गया। There is a need of for worker in the unorganized sector to be protected and supported. Here a few pointed to get you started, यानी कि हम इन पॉइंट के द्वारा जो है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्कर को, कि वो लोग दुखी ना हो, वो लोग गलत कोई कदम ना उठाए अपने प्रति, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू सेट द मिनिमम पे एंड वर्किंग आवर्स, यानी कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट रूल निकालनी चाहिए कि अगर दिल्ली में काम कर रहे हो, अगर आप इन सेक्टर्स के अंदर हो तो 15,000 रुपये से कम आप किसी को भी नौकरी पर नहीं रख सकते। 15,000 फिक्स अमाउंट होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कैन गेट लो कॉस्ट लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है, खुद से काम करने वाले लोग हैं, उनको कम कॉस्ट में लोन प्रोवाइड करा जाए गवर्नमेंट के द्वारा। द गवर्नमेंट कैन सप्लाई दिस वर्कर विद द लो कॉस्ट एक्सेसिबल फंडामेंटल एमिनिटीज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड फूड। इन लोगों को कम से कम सरकार के द्वारा सस्ते में खाना, एजुकेशन और हेल्थ केयर अच्छी प्रोवाइड करी जानी चाहिए। द गवर्नमेंट कैन इनैक्ट न्यू लेजिस्लेशन दैट अलाउज फॉर ओवर टाइम पेड लीव एंड सिक अमॉन्ग द अदर थिंग, यानी कि गवर्नमेंट को लीगलाइजेशन करना चाहिए किस चीज़ को लेकर के, अगर ओवर टाइम करा रहा है तो उसके एक्स्ट्रा पैसे दें, वरना ओवर टाइम मत कराएं। अगर यहाँ पे उसके मतलब पैसे काट ले रहा है कि अगर तू नहीं आएगा काट लिया, अगर वो बीमार है तब भी उसके पैसे काट रहा है, तो ये गलत है। अगर वो जानबूझ कर कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा कर रहा है तो आप उसके पैसे नहीं काट सकते, बेचारा बीमार है, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, पहला आपका पब्लिक सेक्टर, दूसरा आपका प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की बात करूँ तो ये जो है पूरा का पूरा गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है, इसके अंदर जो भी सर्विस होती है वो गवर्नमेंट ही करती है, और ये पब्लिक सेक्टर के अंदर आपका आता है, पब्लिक के लिए बेसिकली डायरेक्ट होता है। द पब्लिक सेक्टर गोल इज़ नॉट ओनली टू मेक मनी, इसका गोल मनी को मेक करना डायरेक्ट नहीं होता है, बट ये बेसिकली हमें प्रॉफिट और बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए होता है कि लोगों को किसी भी चीज़ की जो है वो असुविधा ना हो। द पब्लिक सेक्टर इंक्लूड थिंग्स लाइक रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस, जैसे कि आपकी रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है। अगर मैं बात करूँ रेलवे की तो आपको सबसे कम दाम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है रेलवे के द्वारा। क्यों? क्योंकि रेलवे सरकार ने क्यों अपने हाथ ले रखे, इसीलिए ना। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर, ये सेक्टर के अंदर आपके बेसिकली वो लोग काम करते हैं जो कि मतलब खुद से, मतलब जैसे मैं धंधा बना रहा हूँ कोई, अब उसके बाद मैं अपने धंधे के अंदर जिस भी तरीके से काम करूँगा वो कर सकता हूँ, हाँ सब चीज़ रेगुलेशन यूज़ करूँगा, बट ये आपका बेसिकली जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पे जो है फोकस करता है। प्रॉफिट इज़ द प्राइमरी मोटिवेटर फॉर प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी। टाटा आयरन स्टील इकोनॉमी लिमिटेड, टिस्को एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है वो मेन एग्जाम्पल है। और इस चीज़ को आप बस इतना समझ जाओ कि प्राइवेट सेक्टर आपके वो सेक्टर होते हैं जो कि प्राइवेट कंपनी द्वारा ओन किए जाते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ऐसे और चैप्टर्स मैंने डाल रखे हैं, उनको जाकर के देखना। धन्यवाद आप